तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी मस्ती मैजिक पे। और काफ़ी लंबे समय के बाद हम कोई वीडियो लेके आए हैं और आज का वीडियो हमारा होने वाला है बहुत ही ख़ास, जहां हम बात करने वाले हैं शोमैन राज कपूर साहब के बारे में, कुछ ऐसे दिलचस्प किस्सों के बारे में, कुछ ऐसी कहानियों के बारे में, उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे या जानते भी होंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पता होगा। क्या उनकी खासियत थी, क्या उनकी फ़िल्मों में बारीकी हमें देखने के लिए मिली थी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राम भाई से और जानते हैं राज कपूर साहब के बारे में, उनकी फ़िल्मों के बारे में। तो राम भाई, क्या ख्याल है आपका, क्या कहना चाहते हैं? ख्याल बड़े नेक हैं राज कपूर साहब को लेकर। मेरे फेवरेट एक्टर में से एक हैं। फेवरेट क्या मतलब, सबसे फेवरेट में से एक हैं। अच्छा, एक बात बताइए, राज कपूर साहब एज अ एक्टर ज़्यादा आपको पसंद है या एज अ डायरेक्टर? मैं डिसाइड नहीं कर पाता हूँ। दोनों में बेस्ट? मैं डिसाइड नहीं कर पाता हूँ। हाँ, मैं डिसाइड नहीं कर पाता हूँ कि ये हैं, लेकिन वो दोनों ही भूमिकाओं में बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, बड़ा प्रभावित करते हैं दोनों भूमिकाओं में। एज अ फिल्म मेकर तो छाप छोड़ चुके हैं, एज अ फिल्म मेकर भी। हाँ। दोनों भूमिकाओं में उनके आसपास भी मुझे कोई नहीं दिखता है। हालांकि उस दौर पे अच्छे एक्टर्स थे, दिलीप कुमार साहब थे, देव आनंद साहब थे, इवन धर्म जी भी धीरे धीरे आ ही गए थे, राजेंद्र कुमार इस्टेब्लिश हो गए थे, अशोक कुमार साहब थे, कितने ही बड़े नाम थे, सुनील दत्त साहब आ चुके थे। तो लेकिन लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है, अपने अपने चॉइस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि और लोग बुरे हैं या फिर और लोग ये हैं, लेकिन अपनी अपनी पसंद की बात है। किसी को बैंगन खाना ज़्यादा पसंद है, किसी को आलू खाना ज़्यादा पसंद है, तो मुझे राज कपूर साहब ज़्यादा पसंद है। तो राज कपूर साहब को लेकर मेरी फर्स्ट याद जो है आती है मेरा नाम जोकर को। हालांकि उनकी फिल्में तो काफ़ी पहले से आ रही थी, 47-48 उनकी फिल्में आनी शुरू हो गई थी 1947-48 से। लेकिन मेरा नाम जोकर मैंने फर्स्ट फिल्म देखी थी, अगर मुझे जो याद है। और क्या फिल्म थी। तो उसके बाद मैंने उनकी फिल्में ढूंढ ढूंढ के देखनी शुरू की, और अभी जब इंटरनेट आ गया तो मैं घमंड के साथ कह सकता हूँ कि मैंने राज कपूर साहब की ऑलमोस्ट हर फिल्म देख चुकी है, मैंने देखी है। तो ये चीज़ें हैं। और उनकी फिल्म मेकिंग को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने भारत में फिल्म मेकिंग की टेक्निक को बदल दिया। उन्होंने उनके असिस्टेंट रह चुके लोगों ने फिल्म में इतना योगदान, फिल्म इंडस्ट्री को इतना योगदान दिया कि वो लोग कई लोगों के इंस्पिरेशन रह रहे हैं। तो सोच लीजिए कि फिल्मों में जो बंदा बड़ी ग्रांडनेस और मतलब स्टोरी में, इमोशंस में बड़ी ग्रांड चीज़ें देखने के लिए मिलती थी राज कपूर की में। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए ना राहुल रवल साहब को। तो राहुल रवल साहब कई लोगों को इन्फ्लुएंस किए हैं। बाकी कई फिल्म मेकर कहते हैं कि मैं राहुल रवल साहब से इंस्पायर्ड हूँ, लेकिन राहुल रवल साहब खुद राज कपूर साहब से इंस्पायर्ड थे। हाँ, तो राहुल रवल साहब ने राज कपूर साहब पे एक अभी बुक लिखी थी, मैं पढ़ रहा था। तो उसमें राहुल रवल साहब बताते हैं कि हम लोगों ने मैट्रिक एग्ज़ाम दिया था, मैं और वो चिंटू, मतलब कि ऋषि कपूर साहब के विषय में। हाँ, ऋषि कपूर साहब के विषय में। तो हम लोगों ने दिया। उनके राहुल रवल के फादर भी एच.एस. रवल काफ़ी बड़े फिल्म मेकर थे। उन्होंने कई अच्छी फिल्में बनाई थी, जैसे इवन लैला मजनू 76 की, मेरे महबूब, इस टाइप से फिल्में उन्होंने बनाई थी, काफ़ी अच्छी फिल्में बनाई थी। तो एच.एस. रवल साहब के बेटे राहुल रवल, जिन्होंने आगे चलकर कई बड़ी फिल्में बनाई और उनके कई कंट्रोवर्सी भी जुड़े। अर्जुन जैसी फिल्म बनाई, उनके एक कंट्रोवर्सी भी था कि उनकी फर्स्ट फिल्म को लेकर उनको क्रेडिट ही नहीं दिया गया वो एज ए डायरेक्टर। तो ये चीज़ें भी उन्होंने फिर अंजाम बनाई, ठीक ना। तो बड़ी फिल्में उन्होंने भी बनाई। तो हम लोग यहाँ आते हैं उस किस्से पे। तो ये लोग मैट्रिक एग्जाम दिए, ऋषि कपूर और राहुल रवल साहब। अब राहुल रवल साहब को एक दिन लेके चले गए ऋषि कपूर साहब के, चलो भाई तुम्हें अपने फादर के सेट पे ले चलता हूँ, वहाँ पे मेरा नाम जोकर की शूटिंग हो रही थी। और ये लोग मेरा नाम जोकर की शूटिंग देखने गए, और राहुल रवल साहब इतने प्रभावित हुए राज कपूर साहब की फिल्म मेकिंग से, या फिर वहाँ पर जो हो रहा था, वो सर्कस का जो सीन है वो शूट हो रहा था उस दिन। तो उससे इतने प्रभावित हुए राहुल रवल साहब कि उन्होंने कहा कि मैं तो फिल्में ही बनाऊंगा। और उन्होंने अपने मदर और फादर दोनों से कहा कि अभी जब तक हम लोग कॉलेज नहीं जाते हैं तब तक मैं अभी फिल्म मेकिंग ही देखूंगा, सीखूंगा। तो उन्होंने इजाज़त दे दी। अब ये लोग ऋषि कपूर ने तो खासा इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन एच.एस. रवल के जो बेटे राहुल रवल साहब, इन्होंने फिल्म मेकिंग सीखनी शुरू किया, एज असिस्टेंट इनको असिस्ट करना शुरू कर दिया राज कपूर साहब को। और यहाँ से एक और फिल्म मेकर पैदा हुआ। तो इतने इन्फ्लुएंशियल थे राज कपूर साहब। राज कपूर साहब का इन्फ्लुएंस क्या है कि इंडियन दर्शकों, इंडियन फिल्म मेकर से बियॉन्ड वर्ल्ड लेवल पे था। इनके फैन बड़े बड़े लोग रहे थे। इवन क्या है कि रूस के राष्ट्रपति
रूस के जो बड़े बड़े लोग थे वो इंस्पायर्ड थे राज कपूर साहब से। आज भी रूस में क्या होता है कि आप चले जाओ और कह दो कि मैं इंडियन हूँ तो लोग आपको आवारा ही कह के पुकारेंगे कि आवारा वाले देश से आप हो, ठीक ना। तो ये चीज़ें हैं, आज भी वहाँ पे आप जाएंगे तो आपके स्वागत में गाया जाएगा आवारा हूँ, ठीक है। आज भी लोग आपको वही चीज़ें, मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये गा के सुनाएंगे। आज कई रशियन कलाकार जो हैं वो इंडियन गाने, राज कपूर साहब के गाने गाकर आज भी यूट्यूब पे काफ़ी बड़े नाम बन चुके हैं। जैसे एक हवस गुरु ही करके उनका नाम है, वो काफ़ी फेमस है, वो कई अपने स्टेज शोज वगैरह डालते रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो रूस में इनका काफ़ी प्रभाव, रूस में इनका प्रभाव होने के पीछे कारण भी था। रूस, बहुत लोग कहते हैं कि रूस में इतने पॉपुलर क्यों हो गए। मैं भी सोचता था आज से करीब 5-7 साल पहले कि भाई रूस में राज कपूर साहब इतने इन्फ्लुएंशियल कैसे हो गए। तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि रूस में उस वक्त क्या था कि शीत युद्ध चल रहा था यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ रूस का। अब ये जो कोल्ड वॉर था, तो कोल्ड वॉर में क्या था कि हॉलीवुड की फिल्में और यूरोपियन फिल्में रूस में रिलीज नहीं हो रही थी, वो बैन थी। जैसे अभी वहाँ पर यूक्रेन और रसिया का वॉर हो रहा है, तो इस कंडीशन में रूस में तो बहुत चीज़ें बैन हो गई, यूट्यूब वगैरह बैन हो गया था, गूगल वगैरह कई चीज़ें बैन हो गई थी, तो सेंसन लग गया था। तो वही कंडीशन था कि रसिया में यूरोपियन फिल्में रिलीज नहीं हो रही थी। अब क्या था कि ऐसा सिचुएशन था रूस में उस वक्त, ऐसी सिचुएशन थी कि फिल्म मेकिंग उस लेवल पे नहीं जा रही थी, क्योंकि पूरा वो गृह युद्ध, वो शीत युद्ध में उलझा हुआ था पूरा देश। तब के कंडीशन में इंडियन फिल्मों को एक नया मार्केट मिला, और ये रूस उस वक्त सोवियत संघ रूस था, उस वक्त रूस डिवाइडेड नहीं हुआ था। हाँ, पूरा कंबाइन था। हाँ, 12-15 कंट्रीज जो थी, मैं एग्जैक्ट नंबर मुझे पता नहीं है, याद नहीं है, मैंने देखा था सब, ये सब एक ही कंट्रीज में थी, यूक्रेन वगैरह सब सोवियत संघ रूस का हिस्सा थे, ठीक ना। यूक्रेन था और भी कुछ कंट्रीज थी, ये सब शायद क्या नाम है सत्य विजय भाई, नाम मैं भूल जा रहा हूँ इस वक्त। लातविया, लिथुआनिया, ये सारी कंट्रीज। हाँ, ये सब उसी का हिस्सा हुआ करती थी। तो वहाँ पे ये जो फिल्में ये जब आई, तब के कंडीशन में क्या हुआ कि ये राज कपूर की फिल्मों में क्या था कि इवन उनकी फिल्में जो थी, रूस की जो फिल्में थी, अब वहाँ पे शीत युद्ध का हिस्सा चल रहा है, अब देशभक्ति जगाने के लिए वहाँ पे देशभक्ति फिल्में बन रही थी, राष्ट्र को संबोधित करती हुई फिल्में बन रही थी। लेकिन राज कपूर की फिल्में क्या थी कि वो प्रेम के विषय में बात करती थी, एक उनमें खिलंदड़पन था, उनमें रोमांस था, ठीक ना, उनमें गाने थे, हाँ उनमें गाने थे, उनमें नरगिस थी, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें काफ़ी प्रभावित कर गई वहाँ के लोगों को। इवन राज कपूर ब्लैक एंड वाइट फिल्में थी, वो फिल्में तो ब्लैक एंड वाइट फिल्में थी, जिससे ये पता नहीं चलता कि राज कपूर भी अपने जैसा ही दिखता है। जैसे जब रूस में ये जब गए ना, तब तो लोग लगे ये तो अपना बंदा है, अपने पड़ोस का बंदा है, कि हम जैसा ही गोरा है, हम जैसा ही नीली आंखें हैं इसकी, ठीक ना। तो इतने बाद में ये तो इन्फ्लुएंस रहा है, लेकिन उस वक्त राज कपूर की जो एक्ट थी, उनका जो आवारा वाला छवि था, जो उनमें एक आज़ादी थी, उस किरदार, उनके किरदारों में आज़ादी थी। और दूसरा बात था कि वहाँ पे क्या था कि यूरोपियन फिल्मों में जिनमें बहुत ज़्यादा प्रभाव था इसका, अपने चार्ली चैपलिन का। लेकिन क्या था कि अब चार्ली चैपलिन की फिल्में आ नहीं पा रही थी रूस में, तो इनका लोग कुछ वैसे ही था राज कपूर साहब का। बाहर कोई अनाउंस करता हुआ गाड़ी चला जा रहा है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। कोई नहीं, तो नहीं, हाँ, अपने पॉडकास्ट की खूबसूरती है। हाँ, तो क्या हुआ कि उनकी चार्ली चैपलिन की फिल्में वहाँ पे आ नहीं पा रही थी। लेकिन क्या था कि ये जो अपने थे एशियन चार्ली चैपलिन, यानी कि राज कपूर साहब में एक वो वाला था, इनका जो प्रभाव था इनके किरदारों में, चार्ली चैपलिन का जो प्रभाव था वो काफ़ी ज़्यादा था। उसी तरह के पतलून पहनना, उसी टाइप का टोपी पहनना, उसी टाइप से एक्ट करना, उसी टाइप का चुलबुलापन, ये सब चीज़ें रूस के लोगों के दिलों में बस गई। और यहाँ से राज कपूर वहाँ फेमस हो गए, और इतने फेमस हो गए कि सारा दुनिया फिर राज कपूर का दीवाना हो गया। और ये राम भाई, हाँ, इसीलिए इनको शायद वो द चार्ली चैपलिन ऑफ इंडिया कहते थे। तो कौन कौन सी फिल्में थी जिसमें मतलब ये उसी तरह का किरदार प्ले करते हुए नजर आए थे, जो इसकी झलक में चार्ली चैपलिन में आती थी? उस वक्त की जो फिल्में थी, आवारा थी, श्री 420 थी, या फिर आगे चल के मेरा नाम जोकर है, इस सब में ऑलमोस्ट उसी टाइप का पहनावा, उसी टाइप का हैट पहनना, उसी टाइप का चुलबुलापन, ठीक ना। तो ये सब चीज़ देखने को मिलती है। हालांकि इस दौरान उन्होंने कुछ अच्छी फिल्में, मतलब ये फिल्में भी अच्छी थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने कुछ हट के फिल्में की। जैसे कि एक फिल्म मुझे याद आ रहा है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, वो जो फिल्म थी,
अभी मैंने हाल फिलहाल में एक वीडियो किया था जिस देश में, काफ़ी बड़ी वीडियो 22-23 मिनट की है। तो वो जो फिल्म थी वो डाकुओं को, जो डकैत लोग थे, उनके मुख्य धारा में जुड़ने की कहानी कहती है। कैसे राज कपूर का जो किरदार रहता है राजू, वो कैसे इन्फ्लुएंस करके इनको मुख्य धारा में जोड़ता है। और वो कहानी इंस्पायर्ड थी अपने आचार्य विनोबा भावे जी से। उन्होंने मध्य प्रदेश में, सत्यविजय भाई बेहतर जानते होंगे, मध्य प्रदेश में कई डकैतों को की घर वापसी करवाई थी, मतलब कि मुख्य धारा में उनको जोड़ा था। तो ये चीज़ें थी। और सबसे इस फिल्म की सबसे दिलचस्प बात क्या थी, जिस देश में गंगा बहती है की, इसकी दिलचस्प बात ये थी कि इसमें जो घर वापसी कर चुके थे जो डकैत, वो लोग सेट पे मौजूद रहते थे। वो लोग बताते थे कि हम लोगों की लाइफ कैसी थी, हम लोग कैसे, हाँ, हम लोग किसी सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करते थे, और कैसे हम लोगों ने कैसा जीवन बिताया था बीहड़ों में। तो इसलिए मैंने उसके थंबनेल पे भी लिखा था कि फिल्म के सेट पे असली डाकू क्यों आ जाते थे। तो वो सेट पे बहुत सारे कुछ लोग जो मतलब ज़्यादा जानकार लोग थे, वो लोग अवेलेबल रहते थे ताकि फिल्म अच्छी बन सके। तो खैर हम लोग यहाँ पे वापसी करते हैं कि इनकी इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी पे बात कर रहे थे। इंडियन पॉपुलैरिटी तो खैर जग जाहिर है, लेकिन इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी पे इनकी ऐसी सिचुएशन थी कि एक कंट्री है, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, मैं कंट्रीज़ के नाम अक्सर भूल जाता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे साथ ये। अभी मैं सोवियत संघ रूस के देशों के नाम भूल जा रहा हूँ। तो उस कंट्री में क्या हुआ कि वहाँ पे एक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन होना था, ठीक है। वहाँ पे एक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन होना था, और ऐसा हुआ कि राज कपूर साहब को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था उस रेडियो स्टेशन में। आप उस रेडियो स्टेशन में एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि ये वहाँ पे तो गए, अब इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई, इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि अब ऐसे देश में जहाँ पे मतलब कि वहाँ के कलाकारों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती थी, वहाँ राज कपूर के लिए इतनी दीवानगी थी। ऊपर से कंट्री मुस्लिम कंट्री थी, और मुस्लिम कंट्री में फिल्मों को बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा नहीं समझा जाता था उस दौर में, ठीक है। तो शायद टर्की वगैरह ऐसी कोई कंट्री, टर्की ही शायद थी, तो टर्की ही शायद थी। तो ऐसा हुआ कि वहाँ पे वो गए और वहाँ पे भारी भीड़ से निकाला गया। फिर एक किस्सा और भी मिलता है कि उसी दिन उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे ये अकेले गए थे, तो वहाँ पे एक ढोलक मंगाया और सड़क पे लोगों को भीड़ इकट्ठा कर वहाँ पर वो गाने लगे। तो इतने मतलब कि खुद को हमेशा नॉर्मलाइज करके दिखाते थे, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, ये हूँ, वो हूँ। और सबसे दिलचस्प बात है कि जिस रेडियो स्टेशन का उद्घाटन उन्होंने 50s में किया था, वो आज भी चल रहा है वहाँ पे। तो हाँ, आज भी चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, वो रेडियो स्टेशन आज भी बदस्तूर जारी है। तो मैं एक चीज ये भी थी कि का मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन से जुड़े थे उनके, चाहे किरदार देख लो, उनकी चाहे फिल्में देख लो, एकदम मतलब ज़मीन से जुड़ी हुई थी। और उस टाइम की जो सामाजिक चीज़ें उस टाइम पे जो चल रही थी, बेरोजगारी थी या ये सारी चीज़ें थी, वो अक्सर देखने के लिए मिलती थी। मैं कभी कभी सोचता हूँ सत्यविजय भाई कि राज कपूर साहब ने अपनी फिल्मों में ये दिखाया कि उस वक्त बेरोजगारी, गरीबी इतनी ज़्यादा थी, है ना, उस वक्त इतनी ज़्यादा थी। तो सोच ले अभी क्या स्थिति है। मैं कभी कभी ये करके देखता हूँ, दीवार में शशि कपूर बोलते हैं कि दुनिया एक थर्ड क्लास का डब्बा बन के रह गई है, ठीक ना, यहाँ पैसेंजर ज़्यादा है, जगह कम है ना। तब इतनी गरीबी थी, तब अभी की स्थिति तो और भी ज़्यादा भयावह स्थिति है। मानते हैं आप इस चीज़ को? हाँ, और क्या। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अब ये सब चीज़ों को फिल्मों में लोग फिल्म मेकर ज़्यादा दिखाते नहीं है ना, पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, जिससे कोई रिलेट ही नहीं कर पा रहा है। आजकल फिल्में मतलब बहुत अलग हो गई, एकदम मल्टीप्लेक्स वाले ऑडियंस के लिए बन रही है, एक सिलेक्टेड ऑडियंस के लिए जो महंगे टिकट प्राइस में खरीदती है, देखना पसंद करती है। पहले फिल्में होती थी मतलब आम लोगों के लिए फिल्में बनती थी, मतलब जो गाँव की पृष्ठभूमि पे आधारित होती थी। अभी फिल्में इतनी महंगी हो गई है, टिकट इतना महंगा हो गया कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है। फिल्म रिव्यू, हाँ, जब फिल्म रिव्यूअर अफोर्ड नहीं कर पाते, इतनी महंगी है फिल्में। सही बात। अब एक मूवी आप देखने के लिए जाओ तो कम से कम हमारी मजबूरी है, हमारा व्यवसाय है, पेशा है, लेकिन हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ये सिचुएशन है। 400-500 रुपए खर्च हो जाता है एक मूवी देखने में, तो एक आदमी ज्यादा से ज्यादा महीने में एक मूवी देख पाएगा, बस, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, वो अब दूसरा बात है कि आप अकेले तो जाएंगे नहीं, आपके साथ कोई दोस्त होगा, आप परिवार वाले होंगे, कम से कम ले जाओगे साथ में। आप फैमिली को लेके गए तो सीधा 1000 रुपए खर्च मान लो, खाना पीना अलग, वो सब काफी मतलब खर्चा हो जाता है उसमें। और पहले ऐसा था कि टिकट के प्राइस कम थे, तो आदमी चलो जब बोर हुआ या समय मिला तो चलो भाई मूवी देख के आते हैं, घूमते फिरते टहल लिया, देख लिया। हाँ, मतलब फुटफॉल अच्छा खासा रहता था पहले, सिनेमा हॉल में अच्छे खासे दर्शक मिलते थे देखने के लिए। अब तो देखो मल्टीप्लेक्स में जाओ तो
कितनी भी बड़ी मूवी हो, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, RRR में फर्स्ट शो देखने के लिए गया था, उसका भी फर्स्ट डे मतलब फर्स्ट शो पहला शो में भीड़ कितनी थी, मुश्किल से 5-10 लोग ही आए थे। तो ये हाल है मूवियों का। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे और करना चाहूँ, मुझे कमेंट याद आ रहा है, एक दर्शक हैं, नाम तो पता नहीं क्या था उनका, तो वो कह रहे थे कि हम लोग एक दूसरे को इंटरप्ट बहुत करते हैं, एक दूसरे को बहुत इंटरप्ट, तो ऐसा सिचुएशन होता है ना कि हम लोग पॉडकास्ट में एक दूसरे को, सच्चाई क्या बताऊं कि टेक्नोलॉजी इस लेवल की हम लोग के पास अवेलेबल नहीं रहती है टेक्नोलॉजी, हम लोग शायद अफोर्ड नहीं कर सकते उस टेक्नोलॉजी का, हम लोग एक दूसरे को देख नहीं पा रहे होते हैं, ठीक है ना। हम लोग एक फोन कॉल के, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, एक दूसरे से फोन कॉल से कनेक्टेड हैं और ऊपर कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में फिर राम भाई इस चीज को मर्ज करते हैं, तो मतलब अभी जैसे सामने सामने हम लोग सामने अगर देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि हाँ भाई लोग बोल रहे हैं, अभी भी बोलने वाले हैं। ऐसे ऑडियो में जब दर्शकों को बात करते हैं तो इतना समझ में नहीं आता है कि हाँ कौन रुक रहा है या बोल रहा है। पड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जाहिल हैं, या फिर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग एक दूसरे को ओवरटेक करने का प्रयास कर रहे हैं। एक दर्शक थे, और आप ये सोचिए कि बिना देखे बात करना और ये दिखाना कि हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, ये भी अपने में एक टैलेंट है, क्यों राम भाई? तो ये चीजें हैं। हालांकि जैसे राम भाई अभी हंसे, जैसे अभी राम भाई हंसे, अब मैं इमेजिन कर लिए कि राम भाई ऐसे हंस रहे होंगे। तो ये चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है अपना। हाँ, तो अपना गरीब पॉडकास्ट है, गरीबों का पॉडकास्ट है अपना। इसको हम लोग मूवी मस्ती मैजिक की जगह पे गरीबों का पॉडकास्ट कर देंगे, क्योंकि दर्शकों ने हम लोगों का साथ छोड़ दिया है। सच यही है, कम से कम क्या है ना कि हाँ, दर्शकों को आप इकोनॉमिकली हमारी मदद नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मत कीजिए, हमारे वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए। ये पॉडकास्ट बस हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो कोर ऑडियंस है, कुछ लोग देखना पसंद करते हैं, और हम लोग भी खुल के अपनी बातें कर सकते हैं सिनेमा के बारे में और इन सारी चीज़ों के बारे में, तो इसलिए पॉडकास्ट हो रहा है। बाकी इससे मतलब इनकम के नाम पे कुछ भी नहीं है। वही उसी बात को कह रहे थे सत्य विजय भाई कि आप हमें इकोनॉमिकली मदद मत कीजिए, हम लोग नहीं मांग रहे आपसे पैसे, ठीक ना, लेकिन आप हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को। अगर आप रील वगैरह के क्रिएटर हैं तो हमारी जो पॉडकास्ट है ना, इनके रील आप बनाइए, हम लोग आपको कभी कॉपीराइट नहीं देंगे। इनके रील काटिए, आप अपने चैनल्स में अपलोड कीजिए, आप बेशक आज़ाद हैं इस चीज़ को लेकर, हमें वायरल कीजिए। कॉपीराइट आपको कभी नहीं आएगा हमारी तरफ से, हमारी इनसे कभी कॉपीराइट नहीं कि हमारी चीज़ों के आप रील काट रहे हैं, नहीं, कभी नहीं, हम लोग कभी आपको कुछ नहीं तंग करने जाएंगे, आप रील काटिए। हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, हमारी बातें पहुँचे। खैर, हम लोग वापस अपने मुद्दे पे आते हैं। तो सत्य विजय भाई, आपके मन में क्या है राज कपूर साहब को लेकर, कि आप जब राज कपूर सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? मैंने राज कपूर साहब की पहली मूवी देखी थी, मतलब जो एज ए डायरेक्टर थी उनकी, सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो मतलब मेरे दिमाग में मूवी है, उसका जो शशि कपूर जी हैं, जीनत अमान है उसमें। सत्य विजय भाई, आप अपना बात पूरा कर ले तो मुझे याद दिला दीजिएगा कि मुझे सत्यम शिवम सुंदरम के विषय में एक बात बोलना है। ओके। तो मतलब मैंने जो पहली मूवी देखी थी वो ऐसी रैंडम टीवी पे आ रही थी, और उसमें जो काफ़ी कुछ एडल्ट सीन भी रखे थे, तो हम लोग उस टाइम पे छोटे थे, लेकिन मूवी मतलब इस तरह से बनाई गई थी कि मैं उसमें काफ़ी अटैच हो गया था, और पूरी मूवी मतलब मैंने देखी, वो काफ़ी पसंद भी आई थी। तो फिर मैंने बाद में जब थोड़ी बड़ा हुआ तो पता चला कि ये राज कपूर साहब ने बनाई थी, फिर मैंने उनकी और बाकी मूवी देखी। तो मतलब श्री 420 मैंने देखी थी, अपने हॉस्टल में देखी थी, आवारा देखी थी, ये काफ़ी बाद की बात है, जब टाइम मिला तो मैंने फिर बाद में मतलब उनकी लाइन से ऐसी कई मूवी देखी थी। आप सत्यम शिवम सुंदरम क्या बताने वाले थे उस मूवी के बारे में? हाँ, तो जब सत्यम शिवम सुंदरम के विषय में मैं ये कह रहा हूँ कि जब सत्यम शिवम सुंदरम रिलीज हुई थी तो उस वक्त बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था, और इवन कुछ पत्रकारों ने तो राज कपूर साहब को गर्म गोश्त का सौदागर तक कह दिया था, ठीक ना, कि ये हाँ नहीं, उसमें वाकई में काफी एडल्ट सीन थे, इस हिसाब से देखो तो काफी कामुक सीन उसमें रखे गए थे। लेकिन गौर करने वाली बात है कि वो सीन के डिमांड थे, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती डिमांड थे, सही बात है। हाँ, आप देखिए कि वो सीन का डिमांड है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती उसमें ठूस दिया, जबरदस्ती नहीं परोसा गया है वो चीजें। अच्छा, ऐसे ही आगे चल के इसमें भी हुआ था, ये राम तेरी गंगा मैली में भी एक सीन था, जब वो झरने पे वो नहाती रहती है, और हाँ, वो तो एक चीज़ है कि वो चीज़ें हैं, अगर वो चीज़ गौर कीजिएगा, ऐसे फिल्म मेकर सोचिए कि अगर वो चीज़ वहाँ नहीं होगा तो एक हीरो अट्रैक्ट अचानक से कैसे हो जाएगा एक पहाड़ जड़ के? सही बात है, कुछ थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होना ही चाहिए। गंगा मैली आई थी, जो सीक्वेंस था राम भाई, तो उस सीक्वेंस को हाइप आज भी है क्या? मतलब हम लोग के जो मतलब पहले की जनरेशन थी वो काफ़ी खुश हुई थी क्या देख के? मतलब वो जो सीक्वेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, राम तेरी गंगा मैली मूवी में था,
काफी बोल्ड होगा अपने टाइम पीरियड में जब आया होगा। नहीं देखो प्रकाश मैं बोल रहा हूँ अभय। अरे मेरे एक दोस्त है प्रकाश, आज मैं उससे कुछ देर पहले ही बात कर रहा था तो वो बातें माइंड पे रह गई। तो क्या है कि वो जो है ना अभय, वो दृश्य है, मुझे गैर जरूरी कोई भी दृश्य नहीं लगता है पूरे फिल्म में। इवन ये दृश्य जो है, ये दृश्य डिमांड है, उस गाने की डिमांड है कि अगर ये नहीं होगा तो जो अपना टूरिस्ट हीरो गया है वहाँ पे घूमने के लिए तो वो कैसे अट्रैक्ट होगा, हैं? एक सॉल में एक ढका छुपा नकाब लगा के किसी को खड़ा कर देगा तो हीरो को कुछ दिखे तो ना। अच्छा, उस टाइम पे मूवी को यूए सर्टिफिकेट दिया गया था ना, ए सर्टिफिकेट नहीं था इसका। लेकिन आज के टाइम पे होता तो ये फंस जाती मूवी। एक सीन है जहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती है मंदाकिनी का किरदार जो था, तो उसको लोग कह देगा कि ये है। अरे भाई वो जरूरी है, वो जरूरी है कि वो फिल्म का एक अंतरात्मा है, वो चीजें हैं तो है। ब्रेस्ट फीडिंग वाला एक जो सीन की बात आई है, तो एक सीन मैं अजूबा मूवी पे वीडियो कर रहा था, उसमें भी एक चंद सेकंड की क्लिप है, 2-3 सेकंड की, उसमें भी इस टाइप का एक सीन है, मतलब जो सीधा देखने के लिए मिलता है उसमें। तो उस टाइम पे हो जाती थी, इतना शायद सेंसर वाले भी इन चीज़ों को उतना नोटिस नहीं करते थे। नहीं तो मुझे तो लगता है तो थोड़ी सी लिबर्टी देनी चाहिए इन सब चीज़ों को लेकर के, जो मतलब ज़रूरी दृश्य हैं वो होने चाहिए। हालांकि मैंने भी जो वीडियोस किए हैं उन पे ऐसे दृश्यों को चलाते वक्त मैंने ब्लर किया है, तो मजबूरी अपना कम्युनिटी गाइडलाइन यूट्यूब का ऐसा है कि करना पड़ता है। यूट्यूब पे तो करना पड़ता है, तो नहीं तो तुरंत आ जाएगा उस पर। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये गैर जरूरी दृश्य नहीं है। मेरा मानना है कि ये जरूरी दृश्य है और एक फिल्म मेकर को इतनी तो आज़ादी होनी चाहिए। हाँ, मैं उस फिल्म मेकर के खिलाफ हूँ जो देश के विरोध में फिल्में बनाते हैं, ठीक ना। मैं उस फिल्म मेकर के खिलाफ में जो एक एजेंडा चलाते हैं किसी धर्म विशेष के विषय में, तो वो चीज़ें खराब है। जो देश के विरोध में बात करते हैं, सरकार के विरोध में बात करते हैं, पर्टिकुलर अपने किसी कल्ट फिगर अपने देश के कोई क्रांतिकारी रहे हैं, ये रहे हैं, उनके विरोध में बात करते हैं, तो उनके विरोध में मैं बिल्कुल खड़ा हूँ, उन पर सेंसर होना चाहिए। लेकिन जो जरूरी दृश्य हैं वो तो जरूरी हैं, नहीं तो वो फिल्म का फिर वो डायरेक्टर अपनी बातें कह ही नहीं पाएगा तो क्या प्रभाव रह जाएगा। अच्छा, सत्यम शिवम सुंदरम की बात बताने वाले थे राम भाई, बताइए कुछ। तो यही मैं बात बोल रहा था कि वो सत्यम शिवम सुंदरम, उसके बाद अपना ये मेरा नाम जोकर, जिसमें एक रशियन जो आर्टिस्ट थे केसेनिया रयाबिंकिना, ऐसे कुछ नाम था उनका, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उनके साथ एक लिप टू लिप किसिंग सीन था उनके साथ। तो ये सब इवन इनका सिमी ग्रेवाल का एक दृश्य था जहाँ पे बॉबी देओल में बोल रहा हूँ, अपने ऋषि कपूर साहब उनको मतलब देख लेते कपड़ा चेंज करते हुए। तो ये सब जो दृश्य हैं इनको लेकर राज कपूर साहब को गर्म गोश्त का सौदागर कह दिया गया था, कई पत्रकारों ने कहा था। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ इन सब चीज़ों से। मैं मानता हूँ कि ये जरूरी दृश्य हैं और एज ए फिल्म मेकर उनको इतनी लिबर्टी मिलनी चाहिए थी। अच्छा राम भाई, ये राज कपूर साहब जब एज अ डायरेक्टर उनकी फिल्मोग्राफी की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से मेरा नाम जोकर को अगर हटा दें, क्योंकि वो उस समय बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी, हालांकि ओवर द पीरियड उसको कल्ट स्टेटस जरूर मिला, तो मतलब हाँ, इंडिया में नहीं चली थी, लेकिन रूस में बहुत अच्छी रूस में चल गई थी। हाँ, इंडिया में जब 10 सालों बाद री रिलीज किया गया था उस फिल्म को, तो इतना मतलब प्रभावशाली रहा था कि पूछो मत। तो टाइम से पहले की फिल्म थी। हाँ, मतलब आज अगर हम बात करते हैं एज ए डायरेक्टर राज कपूर साहब की जो फिल्में रही, मतलब मोस्ट ऑफ द सारी सक्सेसफुल ही थी, और मतलब क्या कहना चाहेंगे, मतलब सारी सक्सेसफुल थी ना बॉक्स ऑफिस वाइज, सब ब्लॉकबस्टर थी ऑलमोस्ट जितनी उन्होंने डायरेक्ट सारी फिल्में। सारी फिल्में सक्सेसफुल थी। लेकिन ये जो थी ना, ये अरे इसके पीछे षड्यंत्र भी हुआ था। अभी मैं क्या नाम लूँगा, दो बड़े डायरेक्टर भाई थे, इन्होंने मतलब काफ़ी षड्यंत्र किया था मेरा नाम जोकर को गिराने की। अच्छा, मेरा नाम जोकर को, हाँ, उसको गिराने के लिए काफ़ी षड्यंत्र भी हुआ था। उन्होंने पहले फर्स्ट शो के सारे टिकट खरीद लिए थे बॉम्बे में। जो फिल्में उस वक्त बॉम्बे टेरिटरी में ही पहले रिलीज होती थी, जहाँ मैंने पढ़ा है ये चीज़, पढ़ा है, किसी बड़े राइटर ने लिखा था। तो उसमें लिखते हैं वो कि बॉम्बे में रिलीज होती थी, तो इसको गिराने के लिए फर्स्ट शो के सारे टिकटें ये खरीद ली गई और ये दिखाया गया कि लोग तो देखने ही नहीं आए हैं, ठीक ना। तो ऐसा षड्यंत्र हुआ था। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन बाद में वो फिल्म मेकर भी इनके बड़े फ़ैन हो गए। मतलब होता है ना कि कोई हमको ओवरटेक करके चला जाए तो सही नहीं लगता है, तो ये सब चीज़ें हैं। इवन शोले के साथ भी काफ़ी षड्यंत्र हुआ था, जहाँ पे उसके रील को आने में अटका दिया गया था कस्टम विभाग में। ये बात तो खुद अनुपमा चोपड़ा लिखती है अपनी किताब द मेकिंग ऑफ शोले में।
तो लेकिन ये है कि अच्छी मूवी अपनी जगह बना लेती है, मतलब चाहे पहले की मूवी हो या आज के टाइम की भी अगर मूवी हो, भले ही वो थिएटर में ना चल पाए, लेकिन अगर मूवी अच्छी है तो वो अपनी ऑडियंस खुद ढूंढ लेती है आगे चल के। हाँ सही कहा। और अब तो मुश्किल वो अच्छी फिल्मों को रोकना, अब तो मुश्किल है। आप कितना ही षड्यंत्र कर लो, अच्छी फिल्में OTT में लास्ट में आके हिट हो जाएंगी, यूट्यूब पे हिट हो जाएंगी, ठीक ना, लेकिन उनको रोकना मुश्किल है। अच्छा, राज कपूर साहब की कुछ फैमिली के बारे में भी बात करते हैं अपन। मैं भी यही बोलने वाला था, थोड़ा बात राज कपूर साहब की लेगेसी के बारे में हो जाए। अरे नरगिस जी के साथ उनके अफेयर के बारे में भी मुझे याद आया। राज कपूर साहब के फैमिली हिस्ट्री पे एक वीडियो बनाया था अपने अनुराग भाई ने, नारद टीवी। तो उनके वीडियो पे कभी जाके देखना, वो वीडियो मतलब करोड़ में उसका व्यूज है, जबकि अपने कैटेगरी के वीडियोज को करोड़ में व्यूज नहीं मिलता है, ठीक ना, करोड़ में है वो व्यूज। और वो जब भी राज कपूर फैमिली के किसी एक्टर का डेथ वगैरह होता है, जो कि बड़ा दुखद है, लेकिन उस वक्त वो वीडियो जो और भी ज़्यादा मतलब कि वायरल हो जाता है। तो इस पर वो पता नहीं इस वक्त 2 करोड़ हो गया, 3 करोड़ हो गया होगा। तो अच्छा, वो परिवार का इतिहास वाला वीडियो है शायद राज कपूर के। मालूम कब हुई थी? जब मैंने कन्नड़ा सुपरस्टार राजकुमार जी पर एक वीडियो बनाया था, तो हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब पुनीत राजकुमार जी की डेथ हुई थी तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा चला था। और एक चिरंजीवी फैमिली पर हमने वीडियो बनाया है, मतलब 1 करोड़ तो नहीं है, लेकिन आधा करोड़ तो वो वीडियो पहुंच चुका है। ये सब वीडियो लॉन्ग टर्म में चल जाते हैं, उसमें 60-65 लाख व्यूज है। हाँ, लोग देखना चाहते भी हैं, जैसे पूरा परिवार का इतिहास है, उनका बैकग्राउंड है, ये लोग जानना चाहते हैं जिनको नहीं पता है। तो राज कपूर साहब की फैमिली लेगेसी काफ़ी पुरानी है। वो लोग मतलब अपने पाकिस्तान, जब अनडिवाइडेड हिंदुस्तान से उनकी फैमिली आती है पाकिस्तान से, तो ये सब चीज़ें। लेकिन उनके फादर जो थे वो पहले थे अपने पृथ्वीराज कपूर साहब, वो जो पायनियर थे उनके फैमिली में, जो फिल्मों में आए, और वो स्टेज आर्टिस्ट थे। उन्होंने पृथ्वी थिएटर की स्थापना की थी, और उन्होंने फिल्मों में पहले कदम रखा। फिर उनसे प्रभावित होके राज कपूर साहब आए, राज कपूर साहब से प्रभावित होके उनके भाई लोग भी आए, अपने शम्मी कपूर और शशि कपूर। कुछ लोग ये भी धोखा खा जाते हैं कि ये शशि कपूर राज कपूर साहब के कौन लगते हैं, इसको लेकर बड़ा मतलब कि कंफ्यूजन होता है। नहीं, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता था बहुत पहले। हाँ, फैमिली ट्री में थोड़ा सा यहाँ पे ये कर दूँ कि पृथ्वीराज कपूर साहब, उनके 3 बेटे, ठीक ना, राज कपूर साहब, शम्मी कपूर साहब और शशि कपूर साहब। फिर इस टाइप से होता है। फिर अपने राज कपूर साहब के बेटे हो गए 3 बेटे उधर। फिर अपने शम्मी कपूर के बेटे हो गए, 2 हैं उनके बेटे ना, 2 बेटे उनके हो गए, और फिर शशि कपूर साहब के बेटे उधर हो गए। तो हालांकि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली यहाँ पे राज कपूर साहब के बेटे ही फिल्म इंडस्ट्री में रहे। उतना ज़्यादा शम्मी कपूर साहब और इतने अपने शशि कपूर साहब के फैमिली वाले लोग उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए इंडियन फिल्मों। हालांकि उनमें भी कलाकार छुपा हुआ था, लेकिन पता नहीं वो लोग ज़्यादा नहीं कर पाए। इवन इनके बेटे को तो कई, अपने शशि कपूर साहब के बेटे तो काफ़ी, लोहा फिल्म लोगों ने देखा होगा, लोहा में शशि कपूर साहब के बेटे थे, है ना। वो तो उन्होंने एक फॉरेनर से शादी की थी, तो उनका लुक भी काफी हद तक मतलब फॉरेनर के जैसे ही है। जेनिफर केंडल नाम था उनका। कुणाल नाम है क्या शायद बेटे का उनके, मुझे ऐसा लग रहा है कुणाल नाम है उनका। शशि कपूर साहब के, शम्मी कपूर साहब के बेटे का नाम है शायद कुणाल। अच्छा, शम्मी कपूर साहब के बेटे का नाम। हाँ, नाम में बड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है। लेकिन ये जो अपने थे राजीव कपूर तो बेटे हैं, शशि कपूर राज कपूर साहब के बेटे हैं। कंफ्यूजन नहीं है, मैं क्लियर करता हूँ, बताओ। मैं क्लियर करता हूँ। अरे वो गोरे जो थे, उनका क्या नाम है जो लोहा पे? करण कपूर है। करण कपूर है। हाँ, करण कपूर जो लोहा में आए थे, और वो उनका वो लोहा में वो एकदम अंग्रेज टाइप के लगते हैं, जेम्स बॉन्ड टाइप के लगते हैं, है ना। रॉबर्ट पियर्सन टाइप का उनका लुक है एकदम। उस वक्त जेम्स बॉन्ड काफ़ी फेमस हुआ करता था, और एकदम उनके टाइप का लुक है। और फिल्म में तो हालांकि इंडियन ऑडियंस पता नहीं उनको एक्सेप्ट कर पाई नहीं कर पाई। फिर वो उनको फोटोग्राफी का बड़ा शौक था, तो फोटोग्राफी के लिए फिर वो अपने फील्ड में उतर गए। वो फोटोग्राफर काफ़ी नामी फोटोग्राफर फिर वो बने बाद में। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे राज कपूर साहब हम लोग वापस आते हैं। तो अब है कि तुम्हें राज कपूर साहब को लेकर क्या लगता है कि ये जो यंगस्टर राज कपूर साहब कितने प्रभावित करते हैं, यंगस्टर लोगों को कितना प्रभावित करते हैं राज कपूर साहब?
देखिए आपने एज ए यंगस्टर बोला तो बड़ा अच्छा लगा सुन के। तो देखिए अगर राज कपूर साहब की अगर हम बात करें तो मेरी अगर पहली याद है तो उनकी मूवी मेरा जाम जोकर को लेकर ही है। जब मैं बहुत छोटा था तब मैंने वो मूवी देखी थी। और इसके बाद जैसा कि आपसे मेरी अक्सर चर्चा हुआ करती है, तो जो बॉलीवुड की क्लासिक फिल्में नहीं, जैसे कि आवारा हो गई, श्री 420 हो गई, और अक्सर मैं आपको, हालांकि वो इनकी मूवी नहीं प्यासा, तो मैं इस तरह की फिल्मों के जिक्र किया करता हूँ। ये जो नाम है, ठीक है, जो ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के, तो मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं। हालांकि मैं देख नहीं पाया हूँ, मैं इन सब फिल्मों को देखूंगा। अभी मैं राज कपूर साहब को जितना जानता हूँ, या फिर जो भी मैंने बाद में कुछ ही फिल्में देखी, बहुत ज़्यादा नहीं देखी, तो मैं यही मानता हूँ कि हाँ, एक बेहतरीन एक्टर तो थे ही, साथ ही साथ उससे भी बड़े मतलब एक फिल्म मेकर बहुत कमाल के थे। ठीक है, तो अभी जैसे दूर दूर से मतलब बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं देखी हैं, तो दूर से बस इतना मालूम है कि हाँ एक अच्छे कलाकार थे, द शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा, ठीक है, उनको चार्ली चैपलिन ऑफ इंडिया भी कहते थे। तो ये सब बातें मालूम है। तो मेरा मन है कि मैं उनकी जो क्लासिक फिल्में हैं उनको एक बार देखूं ज़रूर। अभी हालांकि मैं बहुत ज़्यादा देख नहीं पाया हूँ। नहीं देखना, मतलब वो मूवी आज भी ऐसा लगता है कि आज के समय से भी मतलब अपन उसको रिलेट कर पाते हैं। उनके जो किरदार हैं या उनका जो रोमांस है या जो सिचुएशन है, वो मतलब हाँ, आज उन भी फिल्मों में ना, हाँ हाँ, उन फिल्मों में एक ठहराव है, उन फिल्मों में एक ठहराव है। भागती हुई जिंदगी वहाँ नहीं है। वहाँ पर आपने जब मुझको एक दो फिल्में, क्लासिक फिल्में जब सजेस्ट करी हैं, तो मैं आप जिस ठहराव की बात कर रहे हैं, मैंने उसको अनुभव किया है। मैंने 3-4 फिल्में आपकी बताई हुई देखी हुई है, तो मैं डेफिनेटली समझ सकता हूँ कि आप किस ठहराव की बात कर रहे हैं। जो एक सादगी और एक जो सुकून है ना, कह सकते हैं उन फिल्मों में एक है, मतलब जब आप देखते हो, ऐसा नहीं कि वो भागती हुई फिल्में नहीं है, वो भागती हुई फिल्में नहीं है, वो शिद्दत से लिखी हुई फिल्म है, जिसमें हर चीज़ का जिक्र मिलता है। ऐसा नहीं कि फट 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 काट दिया गया है फिल्म को और एकदम बिल्कुल फास्ट पेस्ड फिल्म है, ऐसे नहीं है। उनमें ठहराव है। अगर हीरो मेन डोर तक चल के जा रहा है तो चल के जाता हुआ दिखेगा। अचानक ऐसा नहीं कि बेड से उठा और अचानक कार में बैठ गया, ऐसा नहीं होता है। आज की फिल्मों में तो उसमें बीच में 4 कट हो जाए इतने सीन में, फट 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 बहुत जल्दी चेंज होती है। तो ये चीज़ उन फिल्मों में ठहराव है, और मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में फिर से बननी चाहिए जहाँ जिनमें ठहराव हो। शुक्र, हालांकि अभी आखिर कुछ बड़े नाम है जो फिल्म इंडस्ट्री में, वो अभी की फिल्मों को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? अभी की फिल्मों को क्रिटिसाइज करने के पीछे एक कारण है, क्योंकि वो उस दौर से आए हुए हैं, उन्होंने उस दौर की फिल्में देखी, हमसे ज़्यादा फिल्में उन्होंने देखी होगी, हम लोगों से ज़्यादा। तो वो बुजुर्ग है, जैसे नसीर साहब, तो ये इन्होंने कहा कि RRR और पुष्पा जैसी फिल्मों को मैं नहीं देख पाया, मैं नहीं झेल पाया। तो इनके माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा है कि वो ठहराव चाहिए उनकी ये पे। हालांकि नसीरुद्दीन साहब पता नहीं किस प्रकार की फिल्में देखना चाहते हैं, वो तो राजेश खन्ना साहब को भी एक्टर, अमिताभ बच्चन साहब को भी एक्टर मानने को तैयार नहीं है, ठीक ना। तो ये चीज़ आजकल क्या है कि आजकल की जो जनरेशन है वो इतनी फास्ट हो गई कि मतलब 3 घंटे की एकदम ठहराव वाली मूवी मतलब लोग, बहुत कम लोग देख पाएंगे। जो आजकल की जो यंग जनरेशन है, उनको मतलब उनका जो अटेंशन है वो इतना कम हो गया कि रील देखने की आदत हो गई है। मतलब बहुत जल्दी उनको ये लगता है कि बस खत्म हो। लेकिन ठहराव नहीं आएगा ना सत्य विजय भाई, तो फिर जनरेशन तो मूवी में मजा नहीं आता है। सही बात है, ये तो है। कहते हैं भाई जो रील्स जो देख रहे हैं वो आपका अटेंशन पूरी तरह से खराब कर रहा है। 30 बहुत अच्छा नहीं पसंद आया, पेशेंस नहीं पसंद है, स्क्रॉल आपका पेशेंस खत्म होता जा रहा है, होता ही जा रहा है आजकल। मतलब अटेंशन बड़ा कम होता जा रहा है समय। नहीं तो पहले आदमी सुकून से देखता था कि चलो भाई चल रही है मूवी, उसमें खो जाता था उसमें। अब लोगों को ये लगता है कि भाई जल्दी खत्म हो, बस स्टोरी पता चल जाए, कैसे भी करके आखिरी सीन तक पहुंच जाए, उसके बाद भाई देख ली, मतलब एक टेक ऐड हो जाए कि भाई ये मूवी देख ली है हमने। ये चल रहा है आजकल। लेकिन इसका भी एक अलग पक्ष और भी देखने को मिलता है सत्य विजय भाई, कि OTT पे रिलीज हो रही है जो वेब सीरीज, इनको क्यों देख रहे हैं ये लोग इतना लंबा, ये समझ से परे जाता है। फिर ये लंबा चीज वो भी देख ले रहे हैं, वो लंबा चीज अगर नहीं देख रहे तो वो बन क्यों रही है? जाहिर एक मुझे ये भी ऐसा लगता है इसमें कि एक कंटेंट इतना आ रहा है कि हर हफ्ते इतना कंटेंट आ जाता है कि मतलब जो जैसे अपन जैसे रिव्यूअर है वो तक मतलब पूरा नहीं देख पाते। इतने OTT पे इतने शो आ रहे, इतने वेब शो, इतनी मूवी के मतलब नहीं देख सकता। मतलब आदमी कितना भी कोशिश कर ले, हर कंटेंट नहीं देख सकता उसमें। तो इसलिए भी लोग जल्दी देखना चाहते हैं निकाल के। इसका एक मतलब ये भी कह सकते हैं कि अभी के फिल्मों के, अभी के शोज का रिपीट वैल्यू खत्म होता जा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल होता जा रहा है। देख ले तो दोबारा शायद ही कभी हम लोग देखते हो। हाँ, रिपीट वैल्यू खत्म हो जा रहा है। पहले एक मूवी आई तो उसको कम से कम 10-10 बार हम लोगों ने देखा है, भले आधी अधूरी देखी हो, लेकिन 10-10 बार हम लोगों ने उस मूवी को देखा है। कंटेंट बहुत हो गया लोगों के पास में।
अब तो ये बात तो सही कही आपने, एक बार अगर देख लिया तो दोबारा उसको भूल के भी नहीं देखते हम लोग, नहीं देख पाते। बहुत कम मूवी, शायद पिछले 2-3 साल में एक एनिमल मूवी ऐसी थी जिसको मैंने एक बार देखने के बाद दोबारा भी देखा था, या मैंने भी नहीं देखा, उन एनिमल को भी नहीं देखा मैंने, मतलब उसके अलावा मैंने 2-3 साल में दोबारा कोई मूवी देखी नहीं है, मतलब भले अच्छी लगी लेकिन नहीं देखी फिर। लेकिन जानते हैं कभी कभार क्या होता है कि अगर फिल्मों को रिपीट नहीं किया जाए ना, पुरानी फिल्मों को खास करके, तो बहुत चीज़ें ब्लंडर हो जाती है। मुझसे अभी लास्ट एक वीडियो मैंने किया था टॉप 10 सस्पेंसिव क्लासिक थ्रिलर पे, मैंने एक वीडियो किया था, उसमें मैंने एक ब्लंडर किया था, हालांकि एकमात्र दर्शक ने पकड़ा। एक ब्लंडर मैंने क्या कर दिया था कि 74 में इनकी फिल्म जो आई थी अपने अमिताभ बच्चन साहब की मजबूर, तो मजबूर में इनको ब्रेन ट्यूमर होता है, ठीक ना, मजबूर इनको ब्रेन ट्यूमर होता है जो बाद में ऑपरेशन से निकाल दिया जाता है। जब मैंने आपका देखा था वीडियो जिसमें आपने बताया था, रुकिए मैं आपको बताऊं, आपका वीडियो मैंने पूरा देखा था, जिसमें बताया था कि उसको ऐसा बताया जाता है कि आपको ये समस्या है, बीमारी है, तो वो एक क्राइम को अपने सर पर ले लेता है, बाद में फिर उसको पता चलता है ये तो डॉक्टर ने रिपोर्ट बदल दी थी, ऐसा कुछ है ना? रिपोर्ट बदल गया था, मैंने ये बोला यार ये चीज़ें उस फिल्म में नहीं हुई थी, ये गोविंदा की एक फिल्म में हुई थी, गोविंदा के फिल्म में ये चीज़ें हुई थी, और वो बातें, वो प्लॉट बदल गया मेरे माइंड में जहाँ पे रिपोर्ट बदलने वाला, जबकि ओरिजिनल फिल्म में जो हुई थी वो बाद में मुझे रिकॉल करवाया एक दर्शक ने। हालांकि जिन दर्शक ने मुझे ये रिकॉल करवाया उनका लहजा बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो प्यार से भी समझा सकते थे मुझे, तो उनका लहजा बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन ये ब्लंडर हुआ था हमसे। और एक ब्लंडर मैंने और भी किया था जिसको किसी ने नहीं पकड़ा। मैंने गुमनाम जो मूवी थी 1965 में आई थी, मैंने 1968 में बोल दिया था, वो फ्लुएंटली बोलते बोलते वो निकल गया था। तो एक्चुअली मैं पड़ोसन और ये गुमनाम दोनों लगभग एक ही दिन मैंने देखा था, पहले जब भी देखा था। तो क्या होता है कि दोनों में महमूद साहब थे, तो ये 68 और 65 हमेशा चेंज हो जाता है मेरे ये चीज़ें, तो ये हुआ था उसमें। तो दर्शक कुछ पकड़ लेते हैं, कुछ नहीं पकड़ पाते हैं, तो ये चीज़ें हुई थी। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि सवाल आ रहा है मेरे माइंड में, सवाल आ रहा है पुरानी क्लासिक फिल्मों को लेकर ही, जैसे कि हम लोग बात करते हैं 90s के म्यूज़िक की, 80s के म्यूज़िक की, या 70s 60s के म्यूज़िक की बात करते हैं, और हम लोग ये मानते हैं कि अभी का जो म्यूज़िक है वो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। आज से जब 30-40 साल बाद जब हम लोग जाएंगे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी फिल्में भी पुरानी हो जाएंगी, गाने भी पुराने हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि जैसे मेरा ये पूछना है कि जैसे बॉलीवुड की जो क्लासिक फिल्में है, जैसे श्री 420 हो गई, या फिर 70s 80s की भी जो फिल्में हो गई, तो ये उतनी ही कारगर रहेंगी, और ये जो अभी जो हमारी अर्ली 2000 की जो फिल्में हैं, क्या ये भी आगे चल के उतना ही क्लासिक बन पाएंगी जितना हमारी जो 70s 80s की फिल्में हैं? क्या लगता है आपको? ये तो तुम बताओ, ये तो मतलब इन फिल्मों पे, नई फिल्मों पे तुम काम कर रहे हो। मुझे देखिए ऐसा लगता है कि जैसे जो 90s के मैं अगर गानों से भी शुरुआत करूं तो 90s के गानों का जो बात है वो मुझे 2000 के बाद के गाने या फिर 2011 के बाद के गानों के में तो बिल्कुल नहीं आता। तो ऐसा फिल्मों को लेकर भी लगता है कि जो 90s के पहले की जो फिल्में हैं वो आज भी 40-50 साल बाद उनमें वही स्वाद रहेगा, लेकिन शायद ये जो अभी हाल फिलहाल की जो फिल्में हैं इसमें से कुछ इक्का दुक्का 10-12 फिल्मों को छोड़कर लोग ज़्यादा देखेंगे नहीं, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, ये मुझे भी मतलब ऐसा लगता है कि ये जो 2000 खासकर से 2010 के बाद का जो सिनेमा है उसमें बहुत गिनी चुनी मूवी याद की जाएंगी, और म्यूजिक तो बहुत ही मतलब गिना चुना है उसमें जो पसंद करने लायक है। लेकिन जो क्लासिक मूवी है, जो जैसे वो होता है ना कि मतलब जो शराब होती है जितनी पुरानी होती जाती है वो उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, तो इनके साथ वैसे ही होने वाला है। 90s तक या 2000 तक की मतलब जो है 90s तक चल जाएगा, मैं लगता है 90s तक का जो पीरियड रहेगा 50 से लेकर 90s तक की जो फिल्में लोग देखेंगे, क्योंकि आज के बाद शायद उतना ज़्यादा जो यंग जनरेशन है, मतलब वो भी मैंने कई लोगों को सुना है, मतलब जो बहुत ज़्यादा एज नहीं है वो भी किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने सुनते हैं, मतलब उनके गाने सुनते हैं, उसमें इतने मीनिंगफुल लिरिक्स हैं, मतलब उनको समझते हैं, ज़िंदगी से रिलेट भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, क्लासिक ही रहेगी। लेकिन जानते हैं सत्य विजय भाई, मुझे सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर दुख होता है कि मैं जब इन्हीं लोगों की बात करता हूँ, इन्हीं एक्टर्स की बात करता हूँ, इन्हीं फिल्मों की बात करता हूँ, इन्हीं सिंगर्स की बात करता हूँ, इन्हीं गानों की बात करता हूँ, तो मुझे ओल्ड जनरेशन का कह दिया जाता है कि तुम बड़े ओल्ड स्कूल्ड हो, है ना, इसलिए तुम्हारे व्यूज नहीं आते हैं, इसलिए तुम ये नहीं होते हो। मुझे अक्सर ये बातें भी कहते हैं, ये तो मेरे वीडियो में कमेंट आता है कि तुम्हारी एडिटिंग बहुत बेकार है, ओल्ड टाइप की एडिटिंग करते हो, और ये सारी नहीं, वो तो एडिटिंग का अलग पक्ष है, इन्फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर मेरा टेस्ट को लेकर लोग बात करते हैं, तो बड़ा बुरा लगता है। फिर वही एक गाना फिर से अगर किसी फिल्म में रिवाइव होके आ गया, फिर किसी फिल्म में रिक्रिएट कर दिया गया, तो आग लगा देता है चारों तरफ आके।
आजकल मैंने वही बताया ना कि इतना कंटेंट है कि लोग नया तो देख नहीं पा रहे हैं, तो नई जनरेशन के लिए जो पुराना कंटेंट है वो देखना तो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैंने राम भाई को ये सजेस्ट भी किया था कि आपको अपने चैनल पे जैसे 50s की मूवी हो गई, 60s की हो गई, कुछ ऐसी यूनिक कहानी है या उनका जो प्लॉट है वो आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, मतलब कि लोगों को पता चले 5 मिनट 10 मिनट में। हुआ था जैसे आपने पिछला टॉप 10 वाला वीडियो किया था जो अच्छा खासा चला भी था, उसी में एक लाई मर्डर मिस्ट्री का टॉप 10। वो सारे मर्डर मिस्ट्री ही हैं। वो है लेकिन हाँ वो तो सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री एक ही लगभग हो गया, कुछ अलग कुछ उसमें सेलेक्ट करिए 10 नहीं उसमें राम भाई आप ये कर सकते हो, केवल मूवी का जैसे नाम, मूवी का नाम बताने से अच्छा, मतलब जैसे 5 मिनट में आप उसकी एक शॉर्ट स्टोरी एक्सप्लेन कर सकते हो, अच्छा इसमें मतलब ये कहानी थी, तो लोगों को शायद इंटरेस्ट है उसमें। वो 2-2 मिनट सबको मैंने एक्सप्लेन किया ही है, 2-2 मिनट सबको एक्सप्लेन किया है, तो उसमें लोगों को कम से कम पता चलता है कि हाँ भाई क्लासिक में मतलब इस टाइप की स्टोरी देखने के लिए मिलती थी, इस टाइप की। मैंने एक्सप्लेन किया और मतलब कि अपने तरफ से भरपूर कोशिश किया है कि लोग उस फिल्म को लेकर उत्सुक हो, उन फिल्मों को लेकर। हाँ, नहीं देखा मैंने आपके वीडियो देखे हैं, तो जो एक्सप्लेन करने का तरीका है या जो स्टोरी बताने का अंदाज है वो मतलब बड़ा अच्छा लगता है, मतलब मैं खुद एंगेज हो जाता हूँ उसमें कि भाई अच्छी स्टोरी है, जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो वो बड़ा अच्छे से करते हो। लोगों का बड़ा सकारात्मक रवैया रहा उस वीडियो को लेकर। लोगों ने काफी ये क्या उसका पार्ट 2 बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, उसका पार्ट 2 अगले 1-2 दिनों में उसका पार्ट 2 आने वाला है, जहाँ पे मैं कुछ और ऐसे 10 क्लासिक फिल्मों की बात करूंगा जो सस्पेंस है, जिसमें थ्रिल है, क्योंकि भरा हुआ है। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि सस्पेंस और थ्रिल में आप जानी दुश्मन 1979 को भी इंक्लूड क्यों नहीं किए, तो मैं यही कहना चाहूँगा उसको हॉरर फिल्म की कैटेगरी में रखेंगे, उसको दिल नहीं मानता है, सस्पेंस उसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। उसमें भी है कि भाई ये जो वनराका से है कौन भाई, है ना, कि इसमें है कौन, लेकिन सिचुएशन है कि वो एक सस्पेंस थ्रिल की कैटेगरी में उसको रखेंगे तो कुछ लोग जूता मारेगा कि भाई तुम सस्पेंस थ्रिलर इसको कैसे बोल सकते हो, ठीक ना। तो ये चीजें हैं। तो खैर हम लोग राज कपूर साहब से भटक के कहाँ चले गए, ठीक ना। कोई बात नहीं, हमारी बात हो रही थी राज कपूर साहब की लेगेसी की, तो राज कपूर फैमिली की बात हो रही थी अपनी। फैमिली पे अपन चल रहे थे। अब राज कपूर वाला डिकोड करिए, अभी भी स्टारडम चल रहा है, देखो रणबीर कपूर छाए हुए हैं उन्हीं की फैमिली से। अरे वो भी आर के, ये भी आर के, ठीक ना, ये भी आर। वैसे रणबीर कपूर ने मतलब पूरे मतलब है एक सुपरस्टार, मतलब आज के टाइम पे जो सुपरस्टार की जो पूरी वैल्यू है वो रणबीर कपूर में दिखती है, क्योंकि तो उनकी जो मूवी है लेगेसी को आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इवन कई लोगों ने ये तक बोला है कि रणबीर कपूर अपने पिता ऋषि कपूर से भी आगे निकल गए एक्टिंग के मामले में, फिल्मों के सिलेक्शन में, इन सब में वो ऋषि कपूर से भी आगे हैं। मतलब उनकी जो एक्टिंग है उसमें जो डीप जो देखने के लिए मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, तो वो डेप्थ है। तो देखिए क्या होता है कि ऐसा नहीं कि ऋषि कपूर साहब प्रतिभाशाली नहीं थे, उन्होंने भी कुछ ऐसी फिल्में की हैं जिसमें काफ़ी प्रतिभा उनका दिखता है, जो कि एकदम लीक से हट के, जैसे आप इसका विजयपथ में अग्निपथ का ही ले लीजिए। लेकिन क्या होता है कि अब उस वक्त वैसे फिल्में ही नहीं बन रही थी जिसमें एक्स्ट्रा कुछ करने को है। आदमी क्या मल्टी स्टारर फिल्में ज्यादा बन रही थी, और वो ज्यादा उनके पास दिवाकर बैनर्जी नहीं थे, उनके पास अनुराग कश्यप नहीं थे, ठीक ना। उनके पास अभी के जो फिल्म मेकर है जो ऐसी फिल्में बना रहे हैं, उनके पास अभी कौन सा ये एनिमल का डायरेक्टर कौन है, हाँ वांगा रेड्डी नहीं थे। अब उनके पास जिस प्रकार के फिल्म मेकर थे, जिस प्रकार की फिल्में चल रही थी वो उन्होंने की हैं। तो ये कुछ ने अपनी सेकंड इनिंग में उनकी परफॉर्मेंस, जैसे आप अग्निपथ में देखो, 102 नॉट आउट में, और एक दो फिल्मों, हाँ वो इमरान हाशमी के साथ जो मूवी थी, मतलब देखने में अच्छा लगता है आज भी। अरे उनकी फिल्म देखो, एक फिल्म थी तुषार कपूर के साथ है ना, वो कुछ तो है उसमें थे ना, वो कुछ तो है, हाँ कुछ तो है वो था। उसमें एक और फिल्म मुझे याद आ रहा है, हम तुम करके एक फिल्म था ना सैफ अली खान का, हम तुम बता बने रहते उसके, हम तुम के अलावा सैफ अली खान के साथ लव आजकल में भी थे। हम तुम उनका एक छोटा सा कैमियो दिखने को मिलता है, जिसमें वो अपना बॉबी वाला गाना उसके बैकग्राउंड में बजते रहता है, मैं शायर तो नहीं, तो वो सुनना बड़ा मजेदार होता है। तो ये चीजें हैं उनके साथ। कुछ उस टाइम पे ऐसा भी हुआ कि अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और मिथुन की, मतलब उसकी फिल्मों के नीचे भी उनकी वो थोड़ी फिल्में उतनी नहीं चल पाई थी, सपोर्टिंग उसमें तो वो काफी चले, पसंद किए गए। ऋषि कपूर साहब खुद ही एक्सेप्ट करते हैं कि 70s में एक्शन फिल्मों का दौर था। हर एक्टर एक्शन करने के लिए आ गया था, हर एक्टर धुआंधार एक्शन फिल्में कर रहा था। उस वक्त मैं था कि मैं गिटार पकड़ के खड़ा था, ठीक ना। तो मैंने ऐसे आंधी से लड़ा, ऐसा वो ऋषि कपूर साहब कहते हैं। तो फिर भी सरवाइव किया अपने में बहुत बड़ी बात है। देखिए फिर भी सरवाइव किया, चांदनी जैसी बेहतरीन फिल्में दी।
अब रणबीर कपूर हैं। तो चलिए अच्छी लेगेसी है, पृथ्वीराज कपूर साहब से लेगेसी शुरू हुई थी। हाँ, अभी भी उनका डोमिनेंस चल रहा है। रणबीर कपूर खातिम देखिए कितनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं। मुझे तो रणबीर कपूर देख लो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट रणबीर कपूर के पास हैं। हाँ मतलब आज के टाइम पे महेश बाबू ने भी एक वीडियो में साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू ने भी ये बोला था कि मतलब उन्हें लगता है कि मतलब आज के टाइम पे सबसे बड़ा एक्टर, सबसे बेहतरीन एक्टर रणबीर कपूर है। मतलब उन्होंने स्टेज पे तारीफ की थी रणबीर कपूर की। तो काफी बड़ी बात है कि इतना बड़ा एक्टर दूसरे की तारीफ कर रहा है इस लेवल पे। लेकिन जानते हैं ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ये 50 मिनट के आसपास पहुंचा ही है। चलो ये अफेयर के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 2 पार्ट में कर लेंगे। चलिए अब इसको लंबाई करते हैं, फिर इसको 2 पार्ट में रिलीज करेंगे। राज कपूर साहब के एक ही पार्ट में लाएंगे तो दर्शक गाली देंगे कि ये क्या होता है। एक पार्ट में ये आएगा ये वीडियो, आप लोग टेंशन फ्री रहिए। तो ये एक बात है कि राज कपूर साहब, इस तरह सत्यविजय भाई थोड़ा सा शराब का जिक्र कर रहे थे, तो उनके कुछ शराब के किस्से मैं बता दे रहा हूँ कि एक जब उनका वो नरगिस जी से जब उनका ब्रेकअप हो गया था, तब वो कंडीशन में वो एक्सेस शराब पिया करते थे, एक्सेस पीने लगे थे। और इवन वो खुद को सिगरेट से मतलब जलाया करते थे और ये कंफर्म करते थे कि मैं होश में तो हूँ, मुझे नरगिस छोड़ कैसे सकती है, ठीक ना। तो ये चीज़ें था। इवन ये शादी के बाद की बात है ना उनके, कि शादी के पहले की बात? उनका शादी तो हाँ, उनका शादी बहुत पहले हो गया था। शादी के बाद उनका रोमांस शुरू हुआ इनके साथ। वो ये आवारा वगैरह बनाने से पहले उनकी शादी हो गई थी। लोगों में भी तो उन्होंने वो कौन सी मूवी का वो है, आरके का जो लोगो था, जो बरसात मूवी का था ना। हाँ, नरगिस जी के साथ में बरसात का जो लोगो था, वो लोग उसको गिटार बहुत लोग उसको गिटार समझते हैं, वो एक वायलिन है ना। वो हाथ में गिटार नहीं, वो वायलिन है, ठीक है। अच्छा राम भाई, हाँ, तो फिर ये जो नरगिस जी के साथ उनकी जो ये बातें चलती हैं, तो इसके बाद दत्त फैमिली यानी सुनील दत्त भी बहुत बड़े स्टार थे और इधर राज कपूर, तो कुछ इनके बीच थोड़ा डिफरेंसेस रहा या फिर ऐसा कुछ कभी नहीं देखने को मिला दत्त फैमिली और नहीं? मतलब बाद में तो मतलब जो सुनील दत्त साहब थे वो काफ़ी सुलझे हुए इंसान थे। वो सब कुछ जानते हुए वो शादी हुई है। और फिर बाद में तो ऋषि कपूर के शादी में वो लोग शिरकत किए थे, वो आए हुए थे। तो ऐसा नहीं है, बाद में वो चीज़ें सब आईने की तरह साफ हो गई। कुछ उनके मन में कोई कड़वाहट नहीं था, दोनों के पक्ष में कोई कड़वाहट नहीं था। अच्छा, ओके। तो नरगिस जी ने इनको छोड़ दिया था, ये डिवोर्स नहीं ले रहे होंगे ये, या ऐसा कुछ था? हाँ, उनका कहना था कि आप डिवोर्स ले लीजिए और उसके बाद शादी कर लेते हैं, ऐसा नरगिस जी का कहना था राज कपूर को। और राज कपूर मतलब कि इस मनस्थिति में नहीं थे कि अपने बच्चों को छोड़ सकते थे, अपनी वाइफ को छोड़ सकते थे, करिश्मा कपूर को। तो अच्छा। वो सिचुएशन था, इसलिए फिर उन्होंने ये हो गया, इनको जाना ही, ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद एक किस्सा, कहीं पे एक पत्रकार है, नाम मैं भूल जा रहा हूँ उनका, वो BBC वगैरह के लिए करते हैं, नाम मैं भूल जा रहा हूँ उनका, बड़े सुलझे हुए पत्रकार हैं, क्या नाम है उनका, नाम मैं भूल जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि राज कपूर साहब ने जिस दिन इनको ये पता चला तो राज कपूर साहब शराब पीने लगे थे। और वो विदेशी ब्रांड, इनका एक वो ब्लैक डॉग करके जो ब्रांड था, या रेड, ब्लैक डॉग ही था, तो ब्लैक डॉग इनका, या फिर रेड लेबल था, पता नहीं कि ब्लैक लेबल था। अब शराब का बहुत जानकार नहीं हूँ तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि कौन सा था, लेकिन वो विदेशी ब्रांड के पीते थे। और इवन पार्टीज वगैरह में भी जाते थे ना, तो ये अपनी बोतल खुद ही लेके जाते थे, ठीक ना। इनको वो विशेष प्रकार का विस्की पसंद था। हेलो, बोलो। सुन रहे हैं ना? तो ये विशेष प्रकार का, इवन पार्टीज वगैरह में खुद की विस्की लेके जाते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। आप यहाँ पे जो थोड़ा सा शादी का जो जिक्र आप लोग कर रहे थे राज कपूर साहब का, तो इनके जो राज कपूर साहब की जो पत्नी थी, तो राज कपूर साहब का पता है शादी आपके मध्य प्रदेश में ही हुई थी, सत्यविजय भाई, रीवा करके एक जगह है, ठीक है। अरे रीवा है यहाँ से, मतलब मेरे यहाँ से रीवा वाटरफॉल ना? नहीं, रीवा एक सतना रीवा जगह है, मेरे यहाँ से पास पे ही है। हाँ, रीवा उसी के आमने सामने कोई नदी है, उस नदी पे बहुत पत्थर, संगमरमर टाइप के पत्थर भी हैं, ठीक ना, जहाँ पे काफी नदी, वो कटीला पत्थर है, जहाँ पे बॉबी जबलपुर की बात तो नहीं कर रहा, जबलपुर के भेड़ा घाट की? हाँ, भेड़ा घाट की, तो जबलपुर पास में है, वहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। रीवा जाया कर, वहाँ से वो रीवा जाया करते थे। तो आप पता है इनके ये कौन है? इनके साले साहब, इनके 2 साले साहब फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस रहे हैं। एक प्रेमनाथ को आप जान रहे हैं?
हाँ, प्रेमनाथ जिन्होंने धर्मात्मा का रोल किया था, जिन्होंने फादर बने थे। हाँ हाँ, बॉबी में इनके फादर थे, डिम्पल कपाड़िया के फादर बने हुए थे प्रेमनाथ, काफ़ी नामी गिरामी एक्टर, तो वो इनके साले साहब थे। इवन राजेंद्र नाथ जो बड़े कॉमेडियन रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के, इन्हीं के बेटे रहे हैं, इन्हीं के साले साहब रहे हैं। इवन जो अपने जो प्रेम चोपड़ा है ना, प्रेम चोपड़ा इनके राज कपूर साहब के ये हैं, साड़ू भाई हैं उनके। हाँ, उनके साड़ू भाई हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और ये एक्चुअल में जो प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, ये जो डायलॉग है राज कपूर साहब ने दिया था इनको, कि वो बॉबी के लिए इनको बोला कि हाँ, इनको बोला कि आप बॉबी में एक सीन करना है, आपको ऐसे एक छोटा सा रोल है, आप कैमियो कीजिए, ठीक ना। तो बोला कि हाँ, खुशी खुशी वो करने के लिए तैयार हो गए। तो बोले कि मेरा डायलॉग क्या है? बोले चलिए ना, सेट पे आपको डायलॉग देते हैं। और ऐसे बोल दे कि आपको कुछ नहीं, बस बोल देना है प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, ठीक है। और उन्होंने बोल दिया, वो आज तक उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, राज कपूर साहब की कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी भी हुई है क्या किसी एक्टर के साथ में जो बड़ी फेमस टाइप की हो? जैसे राज कपूर हो गए, देवानंद साहब हो गए, दिलीप कुमार, ये तो तीनों मतलब बड़े इनका दोस्त थे अच्छे। राज कपूर साहब और देवानंद साहब को लेकर, इनके बीच में जीनत अमान को लेकर ये सिचुएशन हुआ कि जीनत अमान को लेकर थोड़े ये थे राज कपूर, देवानंद साहब जीनत अमान को फिल्म इंडस्ट्री में लेके आए थे, ऑलमोस्ट लॉन्च उन्होंने ही किया था। और उनको लेकर थोड़े वो पॉजिटिव थे कि ये अपनी हीरोइन है, और उनको लेकर शायद उनका थोड़ा बहुत लगाव रहा होगा, उनका दिल भी टूटा था, ऐसा वो अपने एक पॉडकास्ट में कहते भी हैं अपने देवानंद साहब। तो जब उनको छोड़ के चली गई उनके साथ सत्यम शिवम सुंदरम करने के लिए जीनत अमान, तब मनमुटाव रहा होगा इनके बीच में, राज कपूर साहब और देवानंद के बीच में जरूर रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनका कंपटीशन बहुत टफ रहा था। एक साल ये फिल्म फेयर में पता चला बेस्ट एक्टर ये हो गए, एक साल इनकी फिल्में हो गई, तो पता चला अगला साल उनका हो गया, अगला साल दिलीप कुमार साहब का हो गया। तो ये 1952-54 से लेके ये अर्ली 70s तक चला है दोनों के बीच में, जब तक कि अमिताभ बच्चन वगैरह ये सब धर्मेंद्र वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं छा गए, तब तक ये लोग के बीच में, ये तिकड़ी के बीच में तो कंपटीशन चल रहा था। बाद बाकी यार कहाँ कोई था, दूर दूर तक कोई नहीं था। ठीक है, हर दौर में मतलब ऐसे दो तीन एक्टर ऐसे होते हैं जिनके बीच में मतलब चलता ही रहता है कंपटीशन, चाहे राइवलरी रहता है, लेकिन फिर वो पर्सनल लाइफ में अच्छे होते हैं, पर्सनल लाइफ में अच्छा रिलेशनशिप रहता है, या फिर अच्छा रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश दिलीप साहब भी थे क्यों राम भाई? इन तीनों में दिलीप साहब भी ऐसे थे जिन्होंने एज ए डायरेक्टर फिल्म नहीं बनाई, वरना देवानंद ने तो बनाई है एज ए डायरेक्टर, राज कपूर साहब ने भी बनाई। देवानंद एज ए एक्टर से बेहतर एज ए फिल्म मेकर मैं मानता हूँ देव साहब को। उनकी फिल्में हैं, मतलब कि इवन हाँ। लेकिन फिर यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँ कि विजय आनंद जो उनके भाई हैं, कहीं देवानंद साहब से कहीं बेहतर फिल्म में करते हैं, मैं ये मानता हूँ। उनका तो मतलब विजय आनंद जी की तो मूवी मतलब आज भी देखने में ऐसा लगता है कि मतलब क्या बेहतरीन मूवी है। विजय आनंद साहब को अगर बहुत अच्छा से लोग जानना चाहेंगे, उनके लाइफ को बहुत अच्छा से जानना चाहते थे, कि उनकी एक था गोल्डी करके उनकी किताब आई हुई है, अनीता पाध्याय जी ने लिखी है। अनीता पाध्याय जी से मेरी बात हुई थी, शुरू ईमेल पे बात हुई थी, और फिर फ़ोन पे भी बात हुई, या फिर ईमेल पे नहीं, फ़ोन पे भी बात हुई थी। तो उन्होंने किताब लिखी है, एक था गोल्डी। वो किताब पढ़े विजय आनंद साहब के विषय, उनकी फिल्मों के विषय में, गाइड के विषय में, उसके बाद जॉनी मेरा नाम, ये सब के विषय में उन्होंने काफ़ी डिटेल्ड बात की है। तो हालांकि अच्छे नोट पे उनसे बात नहीं हुई थी अनीता पाध्याय जी से, अच्छे नोट पे बात नहीं हुई थी। थोड़ा सा अच्छे नोट पे क्यों नहीं हुई थी इसमें बता दे रहा हूँ। ये किस्सा था कि उनके बुक से कुछ किस्से थे जो कि मैंने अपने वीडियोज़ में मैंने डाले हुए थे बिना उनके परमिशन के, मैं ये बात मानता हूँ, तो मैंने डाले हुए थे। हालांकि मेरे माइंड में तब तक यही बात था कि अगर कोई किस्सा अगर पब्लिक डोमेन में आ गया तो चलो भाई वो किस्सा दर्शकों को जानना चाहिए, इस ख्याल से। ऐसा नहीं कि उससे बहुत ज़्यादा पैसा बनाने की, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब उन्होंने आपत्ति जाहिर की तो मैंने उन वीडियोज़ को डिलीट कर दिया, और फिर उन मेरा नाम जॉनी मेरा नाम ये सब का जो वीडियोस था मैंने डिलीट कर दिया। बाद में फिर जॉनी मेरा नाम पे मैंने वीडियो किया, लेकिन अपने स्तर पे मैंने वीडियो किया था। तो वो किताब आप पढ़ें, उस किताब में बहुत डीप जानकारियाँ हैं। अब वो जानकारियाँ तो मैं अभी पता नहीं इस पॉडकास्ट पे भी नहीं दे सकता, तो शायद लोग उनको बुरा लग जाए, लेकिन पता नहीं क्या लगेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अच्छी लेखिका हैं, उनकी किताबों को आप पढ़ें, अच्छा होगा। गोल्डी एक था, मतलब गोल्डी साहब के विषय में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हाँ सत्य विजय, आप कुछ कह रहे थे?
बस राज कपूर साहब के अंतिम समय में जब वो मूवी बना रहे थे हैना मूवी, तो उसको शायद पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो उनके बेटे रणधीर कपूर ने फिर उसको कंप्लीट किया था। रणधीर कपूर साहब ने उसको ये किया था। हाँ, तो मतलब राज कपूर का अगर शुरू से लेके आखिरी तक की उनकी जर्नी देखें तो कई बेहतरीन मूवी देखने के लिए मिलती हैं, जिनमें बतौर एक्टर वो नज़र आए, बतौर डायरेक्टर नज़र आए। तो काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने के लिए हैं उनकी मूवी में, और गाने बेहतरीन हैं, पूरा उनका परिवार ही मतलब नहीं, उनका जो म्यूजिक टेस्ट है ना सत्य विजय भाई, उनका म्यूजिक टेस्ट है बहुत ज़बरदस्त। उनके जो म्यूजिक टेस्ट है वो म्यूजिक के सिटिंग में जाया करते थे, उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था म्यूजिक पे, ये चीज़ें हैं। तो आजकल अच्छा एक चीज मैंने नोटिस की है, आजकल पता नहीं फिल्म मेकर जैसे कोई मूवी बनाते हैं तो म्यूजिक के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते। मतलब पहले जो डायरेक्टर है वो म्यूजिक के ऊपर इतना ध्यान देते थे कि भाई म्यूजिक तो मतलब अच्छा होना ही होना चाहिए, और एक या दो गाने नहीं, मतलब सारे गाने अच्छे होने चाहिए। आज के टाइम पे वो हाँ सत्य विजय भाई, आप कुछ नहीं बताओ। मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि आज के टाइम पे म्यूजिक एकदम खत्म सा हो गया है, कुछ भी गाने रीमेक्स गाना रख दो, एक दो इधर उधर से लेके रख दो, बस खत्म हो गया। फिलहाल में पिछले एक दशक में ये चीज ज्यादा हो रही है। मतलब 2010 तक तो तब भी ठीक ठाक गाने सुनने को मिल जाते, गजनी गजनी गाने देखो आज भी अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। लेकिन 2010 के बाद तो अब ये जो गाने बन रहे हैं तो भाई किसी काबिल ही नहीं बन रहे हैं। मैंने तो सुनना ही बंद कर दिए नए गाने। अब अच्छे यूनिक बनते ही नहीं है ना जो। लेकिन जानते हो भाई, अभी तुम जिन फिल्मों की तारीफ कर रहे हो गजनी वजनी का, उस समय गजनी को भी उतना क्रिटिसाइज किया गया था, उससे गानों को उतने क्रिटिसाइज किया था, लट्टू लट्टू में लट्टू लट्टू, ठीक है ना, ये सब जो गाने थे उनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था। तो हर जनरेशन अपने से नीचे जनरेशन की चीज़ों को क्रिटिसाइज ही करती है। अभी जनरेशन जिनके 14-15 साल एज, हाँ 14-15 साल का जो एज है, वो लोग अभी के गाने खूब सुन रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, वो कॉलर ट्यून बना रहे हैं, उन पर रीले बना रहे हैं। बताना चाहता हूँ, मेरी मौसी की लड़की है, अभी 10-12 साल की है। ऐसे ही मैंने उससे पूछा तुम्हारा मतलब फेवरेट सिंगर कौन है, तो वो बोलती है टोनी कक्कड़। मुझे इतनी जोर से हंसी आई, और वो गाना भी सुना रही, कोका कोला तू। मैंने कहा बता, मतलब हर जनरेशन की यार अलग वो है। सुहानी नाम है, मेरी मौसी की लड़की है, सुहानी। अच्छा, रीले बनाती हैं वो? नहीं, रील नहीं बनाती, मतलब मैंने ऐसे ही उससे पूछा कि मतलब फेवरेट सिंगर कौन है, किसके गाने ज्यादा सुनना पसंद है। तो उसने बताया कि टोनी कक्कड़ उसका फेवरेट सिंगर है। तो मुझे यार टोनी कक्कड़ किसका फेवरेट हो सकता है? ये जनरेशन गैप है, इसको जनरेशन गैप बोलते हैं ना। टोनी कक्कड़ बुरा है ना हम लोग बुरे हैं, ठीक ना, तो इसको जनरेशन गैप है। हाँ जनरेशन गैप, इसको जनरेशन गैप बोल लो। हालांकि मैं कुछ बोल रहा था, हाँ जो पुरानी फिल्मों के जो गाने थे, तो वो गाने क्या होते थे, गौर करें, ये जनरेशन गैप वगैरह को परे रखते हुए एक बात यहाँ पे होती है कि जो पुरानी फिल्मों के गाने थे वो कहानी को आगे बढ़ाते थे, वो मर्जर थे, पुल की काम करते थे एक दृश्य से दूसरे दृश्य को, कहानी को आगे बढ़ा। उन गानों में भी कहानियाँ चल रही होती थी, उससे आगे बढ़ता था फिल्म। लेकिन अभी गाने जबरदस्ती घुसेड़े हुए रहते हैं, फर्क ये है। सही बात है। खैर राम भाई, ये घंटे भर की बकैती हो गई। पता नहीं लोगों को कितना वर्थ लगा होगा कि इसमें कुछ हम लोगों ने कुछ सही बात किया नहीं किया, पता नहीं। जिस हिसाब से कमेंट आए, जिस हिसाब से इस वीडियो को बनाने के लिए कमेंट आए, मेरे हर वीडियो में 4 से 5 कमेंट आ रहे थे, तो मुझे लगता है यहाँ तो लोगों को देखना ही चाहिए। मेघवंश करके मतलब के दर्शक है, उनका बहुत ज्यादा कमेंट रहा है ना। खैर राम भाई, इस वीडियो को समाप्त किया जाए। हाँ बिल्कुल, कर दो। तो दोस्तों, ये रहा राज कपूर साहब और उनकी लेगेसी पर हमारा आज का स्पेशल वीडियो। आप लोग की बहुत फरमाइश थी तो हम आज इस वीडियो को लेकर आए। वीडियो करीब 1 घंटे का हो चुका है। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप इस चैनल के और भी वीडियोज़ को देखें और हमें सपोर्ट करें, वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।